नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज सबसे बड़ी खबर, जी हां, तलाक सलासा यानी ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया है। बिल के हक में 99 जबकि मुखालफत में 84 वोट पड़े। इस तरह 3 तलाक बिल यानी तलाक सलासा बिल को लेकर पार्लियामेंट में तारीख रकम कर दी है। इससे कबल राज्यसभा में तलाक सलासा बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की तजवीज वोटिंग के जरिए गिर गई। इस तजवीज के हक में 84 जबकि इसकी मुखालफत में 100 वोट पड़े थे। हम आपको बता दें कि बिल की मुखालफत करने वाली कई पार्टियां वोटिंग के दौरान वॉकआउट कर गई थीं। हालांकि इन पार्टियों ने मुखालफत की थी इस बिल की, लेकिन वो वोटिंग के दौरान वॉकआउट कर गई, जिसकी वजह से काफी कुछ बदल गया। वॉकआउट करने वाली जो पार्टियां हैं उनमें बीएसपी, टीआरएस, टीडीपी और जेडीयू शामिल है। इस बिल में 3 तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का नज्म शामिल है। वाज़ेह है कि तलाक सलासा बिल 26 जुलाई को इसी सेशन में लोकसभा से पास हो चुका है और मोदी हुकूमत पहली मर्तबा इक़्तिदार में आने के बाद से ही तलाक सलासा बिल को पास कराने की कोशिशों में जुटी थी। ताहम पिछली मर्तबा यह बिल लोकसभा में पास होने के बावजूद राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। अब सवाल यह है कि क्या इस बिल के कानून बन जाने के बाद मुस्लिम ख़वातीन को उनके जायज़ हुकूक मिल सकेंगे, चूंकि अब इसे सदर जमहूरिया के पास भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद ये कानून बन चुका होगा। तब अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो ऐवान में जो इसकी मुखालफत में आवाज़ उठ रही थी, उनकी जो दलीलें थी, क्या उनमें जान थी, या फिर ये कि उनकी दलीलें सब एक तरफ, और अब जब यह कानून बन चुका होगा उसके बाद ये जो मुस्लिम खवातीन के साथ इंसाफ की बात की जा रही थी, क्या वो इंसाफ यकीनी हो पाएगा? चूंकि इसके अगेंस्ट या इसके फेवर में कई तरह की बातें थीं और सबसे अहम जो बात थी वो इस बात को लेकर थी कि जब ट्रिपल तलाक नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं जाएगी, ट्रिपल तलाक कानूनन वो सही होगा ही नहीं, तो फिर उसके बुनियाद पर सज़ा की तजवीज़ के माने क्या है? ये ऐसे कुछ सवालात थे जो बार बार उठाए जा रहे थे और उस पर यह भी था कि अगर किसी को कोई ऐसा मामला पेश आता है, 3 साल के लिए उसे सज़ा हो भी जाती है, तो उसके बाद फिर उसके अफराद खाना जो है, उनके बच्चे, उनकी देखभाल कैसे हो पाएगी? कई तरह के सवाल थे। लेकिन बहरहाल अब ये दोनों सदनों में पास हो चुका है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। और फिलहाल हम इस पे आगे अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले हम आपको इस बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तलाक सलासा बिल राज्यसभा में मंजूर कर लिया गया। जी हां, ये वही तलाक सलासा बिल है जो बीजेपी के नाक का सवाल बना हुआ था। लोकसभा से मंजूर होने के बाद वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि आज ऐवान के लिए तारीखी दिन है। 20 से ज्यादा इस्लामी ममालिक में तलाक सलासा पर पाबंदी आयद है, लिहाजा हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इसे जारी नहीं रखा जा सकता है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गैर आईनी करार दे दिया है। कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से तलाक सलासा बिल की पुरजोर मज़म्मत की गई। दिलचस्प बात यह है कि मरकजी हुकूमत की इत्तेहादी जमात जेडीयू ने भी इस बिल की मुखालिफत की और ऐवान से वॉकआउट भी किया। राज्यसभा में तलाक सलासा बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास असरनो गौर करने की तजावीज हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामान की जानिब से दी गई, लेकिन इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। तलाक सलासा बिल के लिए लोकसभा की तरह पर्चियों से वोटिंग कराई गई, जिसमें तलाक सलासा बिल की हिमायत में 99 वोट पड़े, जबकि तलाक सलासा बिल की मुखालिफत में 84 वोट पड़े। लोकसभा और राज्यसभा में तलाक सलासा बिल की मंजूरी के बाद इसे सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर सदर जमहूरिया इस बिल पर दस्तखत कर देते हैं तो ये बिल कानून बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो किन किन मरहलों से होता हुआ और किसकी मुखालफत और किसके इसके हिमायत में बोलने के बाद और किन रास्तों से होता, ये अब इस मकाम तक पहुंचा है। राज्यसभा में तलाक सलासा बिल मंजूर कर लिया गया है और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं
और हम आपको बता दें कि हमारे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार जो सियासी तजनिगार हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शकील अंसारी जुड़ेंगे कुछ देर में। अश्विनी उपाध्याय हैं तर्जुमान बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर महजबी नाज हैं जो मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम प्रसार बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। और कुछ और खास मेहमान हैं जिनमें मेमुना नरगिस जुड़ेंगे, अब्दुल लतीफ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम अब्दुल लतीफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर महजबी नाज जो मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अब इस बिल के बारे में जो कि राज्यसभा से भी पास हो गया है, सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद यह कानून बन चुका होगा, क्या कह रहे हैं आपका? डॉक्टर महजबी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जिसको अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। जी जी हाँ, आपकी आवाज़ हमें मिल पा रही है। जी बोलिए। ये जो बिल पास हुआ है इसके पीछे कई सारे सवाल उन्होंने छोड़ रखे हैं, जिनका उन्होंने बिना जवाब दिए बस आनन फानन क्यों उन्होंने ये बिल इतनी जल्दी किया, सबसे पहले आते ही ये वो जाने। और इसके पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं ये भी सिर्फ गवर्नमेंट ही जान सकती है। क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने जो ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन का जवाब उन्होंने नहीं दिया और बिल पास कर दिया। वो एक तो क्रिमिनलाइज कर दिया, जो इक्वलिटी की बात करते हैं, जो एक फीमेल को आज़ादी की बात करते हैं, तो फीमेल को अनएजुकेशन से उन्होंने आज़ाद नहीं किया। जो कि सचिव कमेटी की रिपोर्ट मंगाई गई थी कि माइनॉरिटी में मुस्लिम क्यों पीछे है, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब रिपोर्ट में जबकि ये आया था कि वो हेल्थ एंड एजुकेशन में पीछे हैं, तो उन्होंने ट्रिपल तलाक को ले लिया एकदम टॉपिक से हट करके। जबकि जो कि समाज में जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बहुत रेयर चीज़, बहुत ही रेयर है, उस मुद्दे को उठाया। जबकि समाज में इससे कई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अगर मुस्लिम फीमेल्स की ही देखी जाए तो उसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। उनको ना देख करके ही सिर्फ एक तलाक को चुनना, उस तलाक में इस तरह के कानून लाना कि क्राइम में इसको डाल देना अगर कोई अपने वाइफ को छोड़ता है तो उसके बाद उन्होंने ये सवाल आता है कि उसके नानो नस्खा का क्या होगा, जो बच्चे पीछे छूट जाएंगे, जो बूढ़ी माँ बाप और दीगर लोग, जो चूँकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मेल मेंबर एक अर्निंग होते हैं, बाकी सब सिर्फ उस पर डिपेंडेंट होते हैं, उन डिपेंडेंटों का क्या होगा। और इसके बाद अगर हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर कोई जेल जाता है, या हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में अगर कोई जेल जाता है या इस तरह के क्राइम में होता है तो उसका रिस्पेक्ट भी जाता है। अगर मान लो कि किसी वजह से वो गलत साबित हो जाए, कोई इसका मिसयूज़ करके उस मेल मेंबर को जेल भेज दे, तो उसके खानदान दर खानदान का क्या होगा? मतलब आपको जो शुबा है, शक है, वो उसके मिसयूज होने पर है। हालांकि ऐवान के अंदर जो उसका जवाब दिया जा रहा था उसमें सिर्फ यही कहना था कि जब हम ऐसा करेंगे ही नहीं तो फिर उसके बारे में सोचना क्यों है कि फिर उसका क्या होगा और क्या होगा क्या होगा। आपका एतराज इस बात को लेकर है कि इसका मिसयूज ना हो जाए कहीं? नहीं, एतराज़ मिसयूज़ होने का भी है। दूसरा है कि इसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट बाकी थी, इसके बाद भी इन्होंने इसको पास कर दिया। इसमें था कि अगर कोई गवाह दे देता है, उसको अमेंडमेंट करके कहा कि ब्लड रिलेशन, मगर ब्लड रिलेशन भी तो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, गलत रिपोर्ट कर सकते हैं। और चूँकि अभी जो माहौल है, इतने ख़तरनाक माहौल में इस तरह का फिर से एक वार करना, ऐसा लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को एकदम हार्म करने के लिए कुछ न कुछ नए योजना इस तरह के वो बनाते हैं। हम आपके पास दोबारा आएंगे। प्रोफेसर सतीश कुमार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनसे भी हम जवाब लेंगे। और साथ ही अश्विनी उपाध्याय भी हैं। पहले चलते हैं अब्दुल लतीफ साहब के पास, जो सेक्रेटरी है मिली काउंसिल के। अब्दुल लतीफ साहब, ये बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है, हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। हुकूमत कह रही है कि इससे खवातीन को इंसाफ के राह जो है वो हमवार हो गई है, और सदर जमहूरिया अब इस पर दस्तखत करेंगे, वो कानून शक्ल इख्तियार कर लेगा। जो एतराजात यहाँ पर उठा रही हैं डॉक्टर महजबी नाज, क्या आप भी इसी ताल्लुक से कुछ शुबा रखते हैं या आप इसका वेलकम कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो उन्होंने ऐतराज़ उठाए वो एकदम सही हैं, और इसके लिए इन्होंने बिल्कुल जल्दबाजी से काम लिया है। जबकि इसके लिए ऐसा लगता है कि ये बिल पास करने के बाद अब मुस्लिम महिलाएं जो किसी न किसी वजह से
जो भी हो वजह तलाक होती भी है और नहीं भी होती है, लेकिन किसी नाराजगी को लेकर के बात बढ़ जाती है और वो इस बात की शिकायत दर्ज हो जाएगी और वो जेल चले जाएगा। फिर उसका परिवार, उसका अपना परिवार, उसके माँ बाप, वो क्या करेंगे? वो दुकान चलाता है, उसकी दुकान बंद हो जाएगी और दुकान के ताला लग जाएगा। 3 साल बाद जब वो वापस आएगा, जो कुछ वहां अंदर होगा वो सब खत्म हो जाएगा। तो वो आने के बाद भी फकीर हो गया, वो तो कटोरा लेके भीख मांगेगा और उतने 3 साल तक उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार जो उस पर डिपेंडेंट थे, वो क्या खाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ी तादाद हमारे यहाँ इस मुसीबत में डाल देने के लिए ऐसे बिल को लाया गया है कि जो है हमारी वैसे ही माली हालत खराब है। सच्चर कमेटी ने जितनी सिफारिशें की है उसकी फिक्र तो आ नहीं रही हमारे मोदी जी को कि सच्चर कमेटी ने कहा है कि तालीम में सबसे पीछे हैं, तो इसकी इन्हें फिक्र होनी चाहिए कि हम मुसलमानों को तालीम में कैसे बराबरी में लाएं। हमारी मेडिकल हालत ये है कि हमें दवाएं नहीं मिलती, हमारे में बीमारियां काफ़ी ज़्यादा है, हमारे में जहालत बहुत ज़्यादा है, हमारे में माली हालत कमज़ोर है, हमारे में रोज़गार नहीं है, हमें कहीं से लोन नहीं मिलता है, हमें कोई कारोबार पे शक की बिना पर नहीं रखता है। यह हालत मुल्क की हो गई है। अभी मुसलमान के नाम पर जो है जीना मुश्किल होता जा रहा है कि ये तो कोई रास्ते चलते ट्रेन में सफ़र करें, बस में करें या कहीं भी कोई उलझन हो जाती है, मॉब लिंचिंग के नाम पर हमारी पिटाई हो जाती है, हमें मार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो हम मुसलमान ऑलरेडी फेस कर रहा है। अब इसके बावजूद ये एक और नया काम आ गया है कि जरा कोई बात होगी, झगड़ा होगा, हो जाता है, मियाँ बीवी है, इतना बड़ा मुल्क है, कहाँ नहीं होता है। कोई भी बात पे नाराजगी हो जाती है, उनके पास एक हथियार आ गया, फौरन उसकी शिकायत करेंगे और जेल भिजवा देंगे। एक चीज इसके अंदर मैं और बताना चाहता हूं कि जो शौहर जेल चले गया उसकी औरत बच्चे क्या खाएंगे, इसके लिए सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। अब लोग कहते हैं साहब वो माँ बाप के चले जाएगी। अरे माँ बाप के कैसे जाएगी? उसकी तलाक तो हुई नहीं। माँ बाप कहेंगे तेरे ससुराल जा, तू तेरे ससुराल की है, मेरे घर तो तू तलाक होगी जब आएगी। तलाक तो हुई नहीं। जब तलाक नहीं हुई, माँ बाप नहीं रखते, सास ससुर इसलिए नहीं रखते कि उनका कमाने वाला जेल चले गया। वो कहां जाएगी? वो भीख मांगी होगी, कटोरा लेके भीख मांगेगी, गलत पैर उठेंगे। बच्चों का क्या होगा? तालीम का क्या होगा? और 3 साल बाद जब वो आ जाएगा तो उस वक्त उसकी माली हालत क्या होगी? उसको तो कोई नौकर भी नहीं रखेगा कि तू पहले जेल जाके आया है, तू तो मुजरिमों के रह करके आया है, तूने वहां जेल में रह करके जाने क्या क्या सीख लिया होगा। लोग डरेंगे, उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी, तो ये पूरा परिवार जो है तबाह हो जाएगा। ये मामला मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ये जो बिल पास किया गया है, मेरे ख्याल से इन्होंने जल्दबाजी की है। इन सारे खतरात को ध्यान में रख करके इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि इनको उठाना चाहिए था। तो हमारे लिए तालीम का उठाना चाहिए था, हमारी मेडिकल सुविधा का उठाना चाहिए था, हमारे रोजगार का उठाना चाहिए था। आपके पास हम दोबारा आते हैं अब्दुल लतीफ साहब। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं। आप जिन एतराजात को और जिन आदेशों को आप लाहक समझ रहे हैं, बीजेपी के तर्जुमान अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आप कैसे इनका जवाब दे पाएंगे और कैसे इन्हें सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं ये आपके हक में बेहतर ही है? इनको जो अंदेशा है, जो आशंकाएं हैं इनकी। देखिए, मैं पहली बात तो ये बताऊंगा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है जी। आज हमारी मुस्लिम बहनों को बहुत जो खतरनाक एक रिवाज चला आ रहा था, जो कि गैर इस्लामिक रिवाज है, जो अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है और अन ह्यूमन है, इन तीनों से मुक्ति मिल गई है। अब मैं आता हूं कानून पे। जो हमारी इसके पहले बहन बोल रही थी और जो अभी साहब बोल रहे थे जी, दोनों लोग एक ही चीज बोल रहे थे, इसलिए मुझे लगता है मेरा जवाब उन दोनों को जवाब हो जाएगा। पहली बात तो यह कि भारत शरिया से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है। संविधान में हमारे पास मैं आपको संविधान दिखा रहा हूं। इस संविधान में यह कहा गया है कि देश में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 10 डिसीजन है कि वो बेटी किसी की हो, हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो, सिख की बेटी हो या ईसाई की बेटी हो, देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, बराबर सम्मान मिलना चाहिए, बराबर सुरक्षा मिलनी चाहिए और बराबर न्याय मिलना चाहिए। अब जहां तक ये लोग बार बार पहले तो उठाते थे, आज का बंद कर दिए कि नहीं साहब हमारे ये तो शरिया में दखल हो जाएगा। मैं 3 तलाक में मैं खुद भी पिटिशनर हूं। इस मामले को मैंने खुद आर्ग्यू किया था 2017 में।
मेरे हाथ में ये होली कुरान है, इस कुरान में जो तलाक बताया गया वो बिल्कुल अलग है। ये जो 3 तलाक होता है वो इसके हिसाब से, कुरान के हिसाब से नापाक है, हराम है। तो जो चीज हराम होती है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब मैं आगे आता हूं तीसरी बात पे। ये भाई साहब कह रहे थे कि साहब ये पहली बात तो ये कहते हैं जी ये 3 तलाक तो होता ही नहीं है। अरे जब होता ही नहीं तो हंगामा क्यों? और फिर मान लीजिए दूसरी बात कर रहे हैं बहुत 0.1% होता है। नहीं, इनका 0.1% होगा जो अश्विनी जी, थोड़ा सा मैं इस पे आपको क्वेश्चन करना चाहूंगा। इन्होंने ये कहा है कि जब 3 तलाक होगा ही नहीं, चूंकि अब ये कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कह दिया कि 3 तलाक होगा ही नहीं। सवाल इसी को लेकर है, जब एक बार में किसी ने 3 तलाक दे दिया, वो तलाक होगा ही नहीं, कानून में वो मान्य है ही नहीं। जवाब दे रहा हूं, क्यों जवाब दे रहा हूं, सुनिए। मैं एग्जैक्टली बहुत अच्छा कि आपने क्लेरिफाई कर दिया, मैं उसका जवाब देने वाला था। पहली बात तो इसको समझिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था कि आप 6 महीने के अंदर कानून बनाइए। ये 2019 आ गया, जल्दीबाजी नहीं हुई बल्कि कानून 2 साल की देरी से बन रहा है। यह कानून 2017 दिसंबर तक बन जाना चाहिए था, 2019 में जुलाई में बन रहा है। मुझे लगता है 1.5 साल की देरी से हो रहा है। अगर कोई हमारी बहन अगर सुप्रीम कोर्ट चली जाती और कंटेम्प्ट कर देती सरकार के खिलाफ, तो सरकार के खिलाफ मुकदमा शुरू हो जाता कि आपने कानून क्यों नहीं बनाया। अब मैं आता हूं आगे। देखिए, जब यह हो गया, सबने मान लिया कि यह 3 तलाक की व्यवस्था गैर इस्लामिक है, गैर कुरानिक है, हराम है, नापाक है। तो अब यह हुआ कि बाई द वे मान लीजिए किसी शौहर ने गुस्से में, झगड़े में, किसी भी कारण अगर उसने तलाक कह दिया, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तलाक तो होगा नहीं। तो और बाई द वे अगर उस बहन ने परेशान होकर, पहली बात तो समझाएगी उनको कि देखो भैया क्यों तलाक दे रहे हो, तलाक तो गैर इस्लामिक हो चुका है, बंद हो चुका है, बैन हो गया। फिर भी अगर उस शौहर नहीं मानता, वो कहता नहीं तलाक है, तलाक है, तलाक है, तो 100 नंबर फोन करेगी, पुलिस आएगी। इस बीच अगर शौहर का गुस्सा खत्म हो गया, मियां बीवी राजी हो गए, तो पुलिस का कोई काम नहीं, जबरदस्ती थोड़ी पुलिस उठा के ले जाएगी। इस कानून को लगता है इन दोनों लोगों ने पढ़ा नहीं है। इस कानून में यह भी व्यवस्था है कि अगर एक बार मामला थाने तक पहुंचा और थाने तक पहुंचने में ही मियां बीवी फिर राजी हो गए, आपस में हो गया कि नहीं भैया हमारा समझौता, हमारा सब ठीक है, तो वहीं से बात खत्म हो जाएगी। अगर वहां से भी बात खत्म नहीं हुई, मामला अगर कोर्ट तक गया, तो कोर्ट में ऐसा नहीं कि सीधे 3 साल सजा हो जाएगी। ये लोग ऐसा गलतफहमी पैदा कर रहे हैं पूरी जमात के अंदर। मुझे लगता है इनको थोड़ा डरना चाहिए इस चीज से कि ऐसी गलतफहमी क्यों पैदा कर रहे हैं। कानून को पढ़े जरा, उसमें यह लिखा हुआ है कानून में कि जब वहां पे मजिस्ट्रेट पूछेगा महिला से तुम्हें तलाक दिया गया, वो कहेगी, बाई द वे कहती है मैं हां, और पति कहता हमने दिया नहीं, तो बात खत्म हो गई, सबूत के अभाव में छूट जाएगा, वो घर आ गया। अगर वहां दोनों कह देते नहीं है जी ऐसा जी दिया था लेकिन हमारा आपस में समझौता हो गया, तो भी छूट जाएगा। तो इसमें मिसयूज होने का कोई चांस नहीं। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं मेमोना नरगिस हमारे साथ है, सामाजिक कारकुन है, समाज के अलग अलग शोबों में, चूंकि अभी ये बातें सामने आ चुकी हैं, कई तरह की ऐसी रिपोर्ट्स है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या दूसरी रिपोर्ट्स हैं कि जो एक बेदारी होनी चाहिए और जो फुकदान है तालीम का, उसकी वजह कर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जहां पर लोग समझ नहीं पाते। तो क्या मेमोना, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या इसके कानून बन जाने के बाद ये समझ ज्यादा पैदा होगी या ये एक और बड़ा मसला बन जाएगा? आपका क्या कहना है? देखिए, कानून बनना चाहिए, हम इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कानून आना चाहिए, लेकिन कुरान के हिसाब से कानून आना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि ये हमारे शरे में छेड़छाड़ हमें बिल्कुल किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं है। संविधान में बिल्कुल लिखा भी नहीं है कि किसी के मजहब के साथ छेड़छाड़ की जाए। मगर मैं यहाँ पर एक चीज समझ नहीं पा रही हूँ, हिंदू तलाक दे तो 1 साल की सजा, मुसलमान तलाक दे तो 3 साल की सजा। ये जो दोहरापन उन्होंने किया है ना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 20 करोड़ की माइनॉरिटी की आबादी के पीछे आखिर इतनी मोहब्बत क्यों दिखाई जा रही है, वो मेरे समझ से बाहर है। क्यों समझ से बाहर है? 3 साल के लिए तो आप उस मर्द को जेल में डाल देंगे और 3 साल के बाद जी इसका जवाब लूंगा, थोड़ा सा खामोश रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो सवाल उठाया है कि अगर कोई तलाक दे तो 1 साल की सजा, मुसलमान तलाक दे तो 3 साल की सजा, इसकी क्यों? मैं जवाब लूंगा, आप थोड़ा रुक जाइए। जी मेमोना आईपीसी मेरे हाथ में एकदम गलत है, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। मेरा सवाल ये है, कभी तो मौलिक चीज के बहाने से माइनॉरिटी को परेशान किया जा रहा है, कभी गाय के बहाने से
किसी प्रॉब्लम के बहाने से मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। अब ये क्या किया है, इन्होंने एक नया एजेंडा शुरू आज आपने एजेंडे वालों को चुन के बैठाया है। अश्विनी जी थोड़ा सा खामोश रहिए, सुन लेते हैं और आपसे जवाब ले लेंगे। इस डर में फंसे रहेंगे नहीं, आप मुझे बोलने देंगे तभी तो मैं अपनी बात को रख पाऊंगी। मैं भी एक औरत हूं सर, और मैं 3 तलाक जो जिस तरह से दी जाती है वो कुरान में नहीं है, उसको बंद किया, ये बहुत अच्छी बात है, मगर सजा में दोहरापन क्यों किया सरकार ने, ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, इसमें जरा पॉइंट क्लियर करिए अश्विनी उपाध्याय जी, सजा में दोहरापन क्यों है? अश्विनी उपाध्याय इसका जवाब दीजिए। मैं बोला थोड़ा सा खामोश हो जाइए, मैं जवाब लेता हूं जी। आपको ये दिख रहा होगा मेरे हाथ में इंडियन पिनल कोड, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके ऊपर लागू होता है। इसमें है सेक्शन 498A, उसमें ये लिखा हुआ है कि चाहे वो फिजिकल क्रुएल्टी हो या मेंटल क्रुएल्टी हो, दहेज मांगना हो या दहेज के लिए प्रताड़ित करना हो या दहेज के लिए जबरदस्ती उसको मायके भेजना हो, हर कानून में 3 साल की सजा है। इसलिए शायद इनको पता नहीं है, चाहे हिंदुओं के लिए भी 3 साल की सजा है, सिखों के लिए भी 3 साल की सजा है, जैनियों के लिए भी 3 साल की सजा है और पारसियों के लिए भी 3 साल की सजा है। ये कॉमन सजा है मैडम, आप शायद कानून पढ़ के नहीं है, सिर्फ मुस्लिम एक्ट में आई है 3 साल की सजा, आप देखिए खोल के। अरे तलाक पे अरे बात हो आपको रही है मैं अश्विनी दिखा उपाध्याय रहा जी, हूं, तलाक पर। 498 पढ़िए ये बात किसी और आप दूसरी सेक्शन तरह के harassment पे 498 नहीं है। इंडियन पिनल कोड पढ़िए। आप सिर्फ तलाक की बात करिए, आप दहेज की बात मत करिए। अरे तो आप दहेज की बात क्यों बीच में ला रही हैं? सिर्फ तलाक की बात हो रही है। तलाक में मुस्लिम एक्ट में 3 साल की सजा है, हिंदू एक्ट में 1 साल की सजा है। आप दहेज या प्रताड़ित इसकी बात मत कीजिए। आपको पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कर दूं कि मुसलमानों के मुंह से दहेज मांगा ही नहीं जाता है। तलाक नहीं होता, इसलिए दहेज मांगने की जो हिंदू में तलाक होता है, सजा क्यों होगी हिंदू में? जी जी सवाल इस बात को लेकर है। मेमोना एक और सवाल यहाँ पर था, जी आप टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्राफ उठा के देखिए, हिंदू की तलाक सबसे ज्यादा हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है। अब मैं सीधा रुख करता हूँ प्रोफेसर सतीश कुमार, प्रोफेसर सतीश कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार, ये आपको पता नहीं है। ये बिल राज्यसभा में पास हो चुका है, बहुत जल्द ये कानून भी बन जाएगा। प्रोफेसर सतीश कुमार, आपने जो मुस्लिम खवातीन के इन आशंकाओं को सुना है और इसमें जो प्रोविजंस हैं, बार बार सवाल इस बात को लेकर है। एक ये है कि अगर जब ट्रिपल तलाक मान्य ही नहीं है तो फिर जो चीज मान्य नहीं है उसके लिए सजा क्यों, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये 3 साल की सजा अगर हो जाती है तो उतने अरसे में क्या कुछ होगा, ये लगातार ये सवाल उठते रहे हैं। अब इसके बारे में क्या, कैसे इंश्योर किया जाएगा कि वाकई जिस मुस्लिम खवातीन की इंसाफ की बात हम कर रहे हैं वो इंसाफ जमीन पर उतरेगा? सतीश कुमार, ये जो आशंकाएं कई लोगों के द्वारा रखी गई हैं, वो जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले बात तो मैं ये करना चाहूंगा कि आज का दिन निश्चित रूप से भारत के लिए, भारत के चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। याद होनी चाहिए कि एक पत्रकार ने भारत के पहले प्रधानमंत्री से ये पूछा था कि आजाद भारत में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो उन्होंने उस विदेशी पत्रकार को जवाब देते हुए नेहरू जी ने कहा था कि भारत जैसे रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में जस्ट सोसाइटी को बनाना, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब जब हम न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की हम बात करते हैं तो केवल कम्युनिटीज के बीच में नहीं बल्कि जेंडर जस्टिस भी उसका अहम हिस्सा है। 1950 के बाद आप देखेंगे कि हिंदू लॉ में कई परिवर्तन किए गए, चाहे वो दहेज प्रथा से लेकर हो या बाल विवाह से लेकर हो, और उसमें भी उसे क्रिमिनल पक्ष में रखा गया, यानी प्यूनिटिव एक्शन की उसमें गुंजाइश थी कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें सजा मिलेगी। अगर यहाँ पर ट्रिपल तलाक के विधेयक के पास हो जाने के बाद जो कानून बनेगा, हम सभी जानते हैं कि राज्य और समाज के बीच में जो एक धागे का काम करता है वो कानून करता है, और वो कानून डिटरेंस का काम करता है। कई बार एक महत्वपूर्ण पश्चिमी चिंतक हॉब्स के अगर बातों की चर्चा की जाए तो उसमें ये बातें आती है कि आदमी स्वभावतः स्वार्थी होता है और कई नकारात्मक प्रवृत्तियों की उन्होंने चर्चा की। तो जब ये कानून सामने रहेगा और उस कानून के आधार पर ये बात भी सच है
कि पूरी तरह से वो एलिमिनेट नहीं होगा। दहेज प्रथा आज भी भारत में है, लेकिन 1000 लोगों में से 900 लोगों में ये डर पैदा जरूर होता है कि अगर ऐसा करेंगे तो जेल के भीतर जाएंगे। तो उसी तरीके से ट्रिपल तलाक का ऐसा नहीं कि उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर 90% स्तर पर ये बीमारी, ये रोग मानसिकता रुकने की संभावना है। तो इसे कम्युनल फ्लेवर देने की बात ना की जाए, ये ना कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मुस्लिम समुदाय के बीच में एक ऐसा राजनीतिक परिवेश बनाने की कोशिश कर रही है जिससे कि उनको आहत हो, उनको नुकसान हो। ऐसी बातें न फैलाई जाए। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए एक बेहतर कदम है और उसका हर तरीके से अभिनंदन किया जाना चाहिए। ठीक है, शकील अंसारी हमारे साथ हैं जो सदर है नेशनल मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के। शकील अंसारी साहब, आप वेलकम कर रहे हैं इसका, चूंकि आखिर में जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है उसके भी मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली नजर आई है। वो इस ट्रिपल तलाक की वैलिडिटी या इनवैलिडिटी को लेकर बहुत हद तक उनका रुख साफ है, लेकिन अब अगर एतराज़ात हैं तो वो क्या वही हैं कि अगर कानून ये तलाक हुआ ही नहीं तो फिर सज़ा किस बात की, और सज़ा हो जाएगी 3 साल तक तो फिर उसका जो भरण पोषण है और उसका देखभाल ख़ानदान का कौन करेगा? मैं आपके से पूछना चाहता हूँ शकील अंसारी साहब। देखिए, सबसे अहम बात इसमें यह है जी कि तलाक के मौजू को ठीक से समझा नहीं गया है। ये उस तलाक की बात की जा रही है जो एक सिटिंग में बैठ के एक साथ तलाक 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 कह दिया जाए और उसको तलाक मान लिया जाता है, जबकि इस्लामिक कई थॉट में इसको नहीं माना गया है। जैसे कुरान का हवाला दिया जा रहा था, वो भी सही है कि कुरान भी नहीं कहता है कि एक सिटिंग में 3 तलाक हो जाए, लेकिन सोसाइटी में चेंज लाने की अच्छी से अच्छी कोशिश की जाए अगर नियत साफ करके, तो उसके अच्छे नताइज मिलते हैं। तो मतलब आपको नियत लेकिन अगर अगर नियत साफ ना हो तो अच्छे काम भी मुश्किल लगते हैं। यही बात है कि साफ तौर पे नियत सफाई नहीं है। ये एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ था जो बराबर पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और ख़ास तौर पे अगर इसमें मुस्लिम ख़वातीन के अगर बहबूद के लिए अगर कोई बिल लाया गया होता तो वो सही है, और लेकिन मुस्लिम औरतों के बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी अनदेखी की गई, इसलिए लोगों को शक है। और पर लोकसभा में और राज्यसभा में यही तो डिमांड हो रहा था विपक्ष का कि आप इस बिल को लाइए और मुस्लिम औरतों को ट्रिपल तलाक से प्रोटेक्शन दीजिए, इसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन बिल के जो प्रावधान आप बना रहे हैं उसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, ताकि सिलेक्ट कमेटी इसको पूरी तरह से जांच करने के बाद इस बिल को सही शक्ल में, जो सिलेक्ट कमेटी बनेगी सभी पार्टियों के लोग रहेंगे, तो सही तरीके से आ जाएगा, जिससे यह बात समझ ले। लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना, इसलिए कि उनका एक एजेंडा है। अब हम ये समझते हैं कि जो शकूक आ रहे हैं वो शक सही हैं, लेकिन शक को पूरी तरह से दूर करने की कोई कोशिश भी नहीं है कि अगर कोई तलाक नहीं हुआ तो सजा कैसे, ये वो। और जैसे अभी वकील साहब ने कहा कि वो अभी कई मौके मिलेंगे, जबकि ये समाज के अंदर जो है इस बिल के मुतालिक पूरी तरीके से सही तज्जिया आया ही नहीं है कि इस बिल में आखिर है क्या। कई बार कहा जा रहा है बहुत कठोर कानून लाके, और वही बीजेपी के नेताओं के जरिए भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम औरतों को, खवातीन को हम इंसाफ देंगे। जो हिंदू मुस्लिम नहीं, खवातीन की ही इज्जत जो पार्टी नहीं कर रही, जिस तरह के वाकयात रोज बरोज हो रहे हैं, उसमें एकाएक मुस्लिम खवातीन के लिए इतनी हमदर्दी पूरी हो जानी एक पार्टी को यही शक के दायरे में लाती है। शक के दायरे क्या? लेकिन सवाल इस बात को लेकर किस बात का शक है, शक किस बात का है, वो बात तो खुलकर सामने आनी चाहिए ना। मैं इनको जवाब दे रहा हूं साहब, मैं इनको जवाब देता हूं। जी बोलिए। जी मैं इनको जवाब दे रहा हूं। भाई साहब जरा सुन लीजिए, अश्विनी जी लोग बोलिए। सवाल करने वाले जरा जवाब तो सुने ना। हाँ, सब लोग सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी तो देने दीजिए। मैं फिर से आपके दर्शकों को कहूंगा, आज की डेट में मोबाइल का इंटरनेट फ्री है, गूगल फ्री है। आप उसमें एक बार सेक्शन 498A डालिए और इसमें लिखा हुआ है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी क्या लिखा हुआ है? क्रुएलिटी लिखा हुआ है वो फिजिकल क्रुएलिटी हो, मेंटल क्रुएलिटी हो,
कोई डिमांड हो या उसको गाली गलौज हो या मारपीट हो, सब कुछ क्रुएल्टी में आता है। जहां तक आपकी बात वो कह रही थी कि हिंदू में तो तलाक में 1 साल का है, हिंदू में कोई तलाक होता ही नहीं है, हिंदू में कोई तलाक का सिस्टम नहीं है। हिंदू में जब भी होता है 498A होता है और 498 में 3 साल सजा है। अब आता हूं मैं मुस्लिम्स की बात, बड़ी सीधी सी बात है। जिस तरीके से ये जो ट्रिपल तलाक का, एक बार सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। ये जो ट्रिपल तलाक कानून बना हुआ है, ये जो ट्रिपल तलाक कानून बना हुआ है, मैं आपकी डिबेट में अभी आने से पहले मैंने पूरा उसको डिटेल पढ़ा। इसके प्रोविजन वही हैं जो 498A के हैं। ये कंपाउंडेबल है, इसका मतलब जब भी दोनों परिवार मिल जाएंगे या शौहर बीवी मिल जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडेबल। ठीक है, अभी भी अगर कुछ एतराजात है या फिर ये है कि इतनी हड़बड़ाहट पे क्यों हुआ और सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने को आखिर दिक्कत क्या थी, लेकिन एक सवाल उसको भी है कि जिन पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी वो ये जानते हुए कि अगर वो सदन से वॉकआउट करते हैं तो बिल का आखिर होगा क्या, उन्होंने ये फैसला लिया। तो क्या इन पार्टियों ने अपना एक दोहरा चेहरा दिखाया है? फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी मौजू पर आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, और प्राइम डिबेट में इस वक्त जो आज की एक बड़ी खबर है, जो एक बड़ी कामयाबी है बरसकरार जमात के लिए कि जो ट्रिपल तलाक बिल था वो राज्यसभा में भी पास हो चुका है, यानी अब वो बहुत जल्द कानूनी शक्ल में हमारे सामने होगा। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इसके अब इस शक्ल में आने के बाद इस पर अभी भी क्या सवाल उठ रहे हैं? क्यों सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजे जाने पर बजित रही जो बरसकरार जमात है, और क्यों ऐसी पार्टियां जैसे बीएसपी है, टीआरएस है, टीडीपी है, जेडीयू, ऐसी पार्टियों ने आखिर वॉकआउट किया, ये जानते हुए कि उनके वॉकआउट करने के बाद किस तरह की का जो इक्वेशन है वो सदन के अंदर, ऐवान के अंदर बनेगा। तो क्या ऐसे में इनका ये समझा जाए कि इनका जो एतराज था या इनकी जो मुखालफत की आवाज थी वो बिल्कुल ट्रू थी, या फिर ये कि इन्होंने भी वक्त और मौके के हिसाब से अपनी एक चाल चली है? हमारे साथ अब्दुल लतीफ साहब हैं जो सेक्रेटरी मिली काउंसिल के हैं, और प्रोफेसर सतीश कुमार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शकील अंसारी हैं, प्रेसिडेंट नेशनल कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस हैं, और मेमूना नरगिस हैं, सामाजिक कारकुन, और डॉक्टर मजहबी नाज हैं, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। प्रोफेसर सतीश कुमार, मैं आपसे एक सवाल सिर्फ कर रहा हूं, थोड़ा सा ये टैक्टिकल एक सवाल है कि जिन पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई वो पार्टियां ये जानते हुए कि अगर वो वॉकआउट करेंगी तो नतीजा क्या होगा, अगर वो इस बिल के खिलाफ वोट देंगे तो नतीजा क्या होगा, इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? सतीश कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है जी। अब देखिए, ये लोकसभा में पास होने के बाद से जो गणितीय अंक था वो राज्यसभा में उतना बेहतर नहीं था भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये कई तरह के समीकरण थे, और उसमें एक समीकरण यह था कि अगर कुछ क्षेत्रीय दल अगर वॉकआउट करते हैं और वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो उनका इस बिल के प्रति विरोध है, तो शायद ये बिल स्वाभाविक रूप से पास हो जाए। और वही हुआ भी। तो कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनका मंशा इस बिल के साथ नहीं था, लेकिन उन्होंने एन वक्त पर वॉकआउट किया, और वॉकआउट करने के पीछे राजनीतिक कारण क्या रहे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से इसे एक बेहतर अभ्यास माना जाना चाहिए, और यह माना जाना चाहिए कि देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और इसका फायदा आने वाले दशकों और के बाद इसका मुआयना किया जाएगा, तब पता चलेगा कि यह आज का दिन कितना ऐतिहासिक दिन भारतीय राजनीति के लिए रहा है। सवाल इसी बात को लेकर है कि जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि भाई आपके लिए एक बहुत बड़ा काम है, हम आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, हम आपके लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन आप इस बारे में कोई एतराज जता रहे हैं, आप इस बारे में कुछ सलाह मशवरा दे रहे हैं, आप कुछ सजेशन दे रहे हैं, तो सॉरी, हम उसे नहीं ले सकते। सवाल इस बात को लेकर है। शकील अंसारी साहब, फिर से एक बार आपके पास आ रहा हूं। ये बड़ा काम है, इसे मान लिया जाता उस सेक्शन की तरफ से भी जिसके हक में ये बात कही जा रही है, कब? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल मामलात बनाए गए हैं इसमें, वरना अगर मुस्लिम खवातीन के लिए अगर ये बिल लाया गया उनकी फलाह व बहबूद के लिए, तो एटलीस्ट
हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज की औरतें और पूरे मुसलमान समाज को, मुस्लिम समाज को बहुत आज के दिन खुश होना चाहिए था, लेकिन मुसलमान समाज शकूक में है और दूसरे समाज को बहुत खुशी हो रही है। और दूसरे अच्छा, मैं आपसे बात कर, में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। तो ठीक है, मैं समाज में खुशी की लहर दौड़ रही है। वक्त आएगा तो आप दिल्ली में आके देखिए, वहां पे लोग गृह मंत्री जी को बांट रहे हैं, मंत्री जी को बकायदा मिठाइयां लेके खिला रहे हैं। लेकिन आज मुस्लिम बहनों में बहुत खुशी का माहौल है। ये तो जो लोग महिलाओं को दबा के रखना चाहते हैं, जो लोग महिलाओं को दबा के रखना चाहते हैं, उनको दिक्कत है। यही ऐसा पहली बात तो आप समझिए, ये पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, ये कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता। आप देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, ये पर्सनल लॉ बोर्ड कौन है? ये सिंपल एक एनजीओ है। इसकी और एक एनजीओ के अलावा इसकी हैसियत है क्या? एक सिंपल एनजीओ के अलावा ये कोई चुना हुआ है या कोई चुनाव लड़ता है या कहीं से ये कोई धार्मिक संस्था है, इसकी हैसियत क्या है? एक एनजीओ के लिए आप लोग परेशान हो रखे हैं। उसमें सहमति की जरूरत होती है, पूरे समाज की सहमति की जरूरत होती है, लेकिन आप पार्लियामेंट में भी एक सहमति नहीं। अरे सबकी, अब आपको नहीं बुलाया तो आप नाराज हो गए ना। कोशिश पूरे के पूरे 20 करोड़ लोग थोड़ी बुलाया जाएगा। और आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, मदनी साहब हैं, ऐसे लखनऊ के फिरंगी महली साहब हैं, बहुत सारे लोगों से बात की गई है। नहीं, पार्लियामेंट को आपने कॉन्फिडेंस में लिया नहीं। अरे तो आप काफी है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कभी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कभी विधानसभा का चुनाव जीता? आपने कभी ग्राम प्रधान का चुनाव जीता? सतीश कुमार जी, सतीश कुमार जी, आपसे मेरा सवाल है, मैं थोड़ा सा आपके पास आ रहा हूं, क्या ये बेहतर नहीं होता, क्या ये बेहतर नहीं होता कि ऐवान का, पार्लियामेंट का, सदन का, हाउस का ज्यादातर लोगों का इसको कॉन्फिडेंस मिल चुका होता, इसको साथ मिल चुका होता? व्यक्तिगत आप कर रहे हैं, आपको कभी सतीश कुमार जी की तरफ अभी नजर भी नहीं आई होगी। अरे मेजॉरिटी से असेंबली का आज आप उसको थैंक्स कहने के बाद आप ये देखिए कि एनडीए की हलीफ जमात जेडीयू है, जेडीयू भी वॉकआउट कर जाती है। झंडा चला रहे हैं सतीश कुमार जी, एनडीए की हलीफ जमात जेडीयू है, जेडीयू भी वॉकआउट कर जाती है। क्या ये बेहतर नहीं होता कि ज्यादा बड़ा एक कंसेंसस बन जाता? क्या कॉन्सेंसस? कोई सामाजिक परिवर्तन क्या वन वे ट्रैफिक से होगा? उस समाज को भी आप कॉन्फिडेंस में नहीं लीजिएगा, पार्लियामेंट को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लीजिएगा, देश के मुख्तलिफ, अरे खूब समाज कॉन्फ्रेंस में नहीं लीजिएगा। आपको नहीं पसंद है तो अलग बात है। आप जब पसंद, समाज पूरा कॉन्फिडेंस में है, पूरा मुस्लिम समाज आज जय जयकार कर रहा है। आपको आज पूरा मुस्लिम समाज जय जयकार कर रहा है। भैया आप नहीं कर रहे, अलग बात है। आपको नहीं पसंद है, अलग बात है। पसंद हो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मुस्लिम बहनों के बाद दिमाग नहीं होता। अश्विनी जी, मेरा एक सवाल आपसे है, अश्विनी उपाध्याय जी, मेरा एक सवाल आपसे है, आपके गठबंधन में शामिल, आपके अलायंस में शामिल जेडीयू ने वॉकआउट किया, आप उसे कन्विंस नहीं कर पाए, आप उसे कन्विंस नहीं कर पाए। उन्होंने क्या, आप जिस तरह से यहाँ डिबेट कर रहे हैं उसी तरह से एक मिनट सुनिए, पहली बात तो बिल को आप पहली बात अच्छी तरीके सुन लीजिए, नहीं देना चाहते हैं, आप अच्छी तरीके सुन लीजिए। पहले चाहते हैं आप एक महीने डिक्टेटरशिप इस मुल्क में, एक महीने आप ये बताइए ना, जब आप सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, हाल है तो मैं थोड़ा रुकना चाहता हूं, मैं सीधे रुक करूंगा शकील अंसारी, नहीं माफ कीजिएगा, अब्दुल लतीफ साहब का। अब्दुल लतीफ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब्दुल लतीफ साहब, कहा ये बार बार जा रहा है कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा एक ये इनाम है, तोहफे से कम नहीं है, फिर भी क्यों इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं? और दूसरी बात, अब्दुल लतीफ साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पार्टियां हैं बीएसपी, टीआरएस, टीडीपी, जेडीयू, इन पार्टियों ने वॉकआउट किया, ये जानते हुए कि वॉकआउट करने के बाद क्या होगा और सदन में रह के इसे खिलाफ वोट देने से क्या होता? जी अब्दुल लतीफ साहब। देखिए, मेरा यह कहना है कि अभी सतीश कुमार जी ने एक बात कही थी जी कि ये संविधान दिखाया इन्होंने कि संविधान से जो है ये सारा का सारा, तो मैं इन्हें ये बताना चाहता हूं कि संविधान ने किसी भी मजहब के अंदर दखलंदाजी करने की इजाजत नहीं दी है। हर मजहब के इंसान को अपने मजहब पे आजादी से जीने का हक दिया है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो है औरतों को मंदिर में जाने से इन्होंने रोका। क्या संविधान ने इसकी इजाजत दी है? लेकिन उनको रोक दिया
दलितों को मंदिर में जाने से रोक देते हैं, राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोक देते हैं। क्या संविधान में लिखा है कि दलित होने की वजह से मंदिर में मत जाने देना? फिर कैसे ये काम कर रहे हैं? संविधान के खिलाफ सारा काम करते हैं और फिर ये कहते हैं कि संविधान में ये लिखा है, संविधान में ये लिखा है। बातों से क्या हो गया इन लोगों को? क्या आप किसके एजेंडे पे बोल रहे हैं? संविधान का हवाला देते हैं, ये संविधान को मानते नहीं है, आप किस एजेंडे पे बात कर रहे हैं? संविधान को मानते नहीं है, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ये तो सिर्फ जो है अपने ताकत के बल के ऊपर, ये संविधान में आर्टिकल 44 लिखा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है इसमें आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। हजारों आदमी इसी संविधान में लिखा हुआ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगी। हमारे पास बहुत कम बचा है, मैं एक बार फिर से चलूंगा डॉक्टर मेहजबी नाज के पास। डॉक्टर मेहजबी नाज, कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम खवातीन के लिए बड़ा तोहफा है। मैं फिर से उसी बात पर आऊंगा कि क्यों इसे मानने में तकलीफ हो रही है, किन एतराजात को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये इन पार्टियों के रोल पर अब आपका कमेंट क्या होगा? ये बीएसपी, टीआरएस, टीडीपी, जेडीयू के कल्चर हैं, ये आप बता। मेहजबी और महमूना दोनों से बारी बारी से पूछूंगा। मेहजबी बोलिए। जी देखिए, गवर्नमेंट का क्या मंशा है वो सबको दिख रहा है। अगर ये हमारे लिए तोहफा है तो हमारे चेहरे पे हंसी क्यों नहीं है, हमारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है? हमारी कौम की फीमेल्स पे खुशी का ये ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, सब मायूस हो गए हैं। और जो दूसरी कौमें के लोग हैं, वो जो दूसरे लोग हैं, जो जिनको इस कानून से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग खुश हो रहे हैं। और संगठन से है जो कहते हैं महिलाओं पर बुद्धि नहीं होती है, जो मुस्लिम है वो खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। तो इसे साफ पता चल जाता है कि ये जबरदस्ती एक तरीके से ये थोपा जाने वाला कानून है। इस कानून में काफ़ी सारे अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो बस फीमेल के एजुकेशन पे ध्यान दे, क्योंकि फीमेल ही समाज बनाती है और समाज संसार बनता है। तो अगर देश का सच में विकास चाहते हैं तो चाहे वो किसी भी जाति की औरत हो, किसी भी धर्म से रिलेट करती हो, उसको एजुकेट कीजिए, उसको बिना ग्रेजुएट किए हुए ऐसा कानून लाइए ना। अगर ये कानून बन जाता तो वाकई में मैं आपको भी मिठाई खिलाती, आस पड़ोस को भी मिठाई खिलाती कि बिना ग्रेजुएशन किए हुए अब लड़कियों की शादी नहीं होगी। तो इस तरह के कानून लाए जिससे सच में कुछ मायने रखता है, मतलब रखता है। ये क्या डिवोर्स देना और छोड़ना दोनों इक्वल है। अगर आप इक्वलिटी की बात करते तो आप यहाँ पे इक्वलिटी कहाँ कर रहे हो? डिवोर्स देना या बिना दिए छोड़ देना दोनों इक्वल है, क्या कहते हैं सतीश जी? इज इट इक्वल? सतीश कुमार जी। जी हाँ सतीश कुमार जी। जी, अरे नहीं, एक मिनट में उनका जवाब दे दूं। सतीश कुमार जी, सवाल आपके लिए। सतीश कुमार जी, सतीश कुमार जी, डिवोर्स देना और बिना दिए बिना कहे छोड़ देना, क्या ये सही है? क्या ये इक्वल है? नहीं है। आप लिखित में ले आइए। सतीश कुमार जी, सतीश कुमार जी, आप पर्सनल सतीश कुमार जी, इक्वलिटी की आप बात करते हो, जब आप यूनिटी की बात करते हो तो आप इस कानून में कहाँ यूनिटी रखे? आज बनारस की घाटों पे जाके देखिए, इतनी सारी फीमेल जो चुनी हुई है, जिनको काउंसलर बैठाएंगे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं। बीजेपी वाले किसी हमें अपना पक्ष रखने दे। जी बोलिए। अगर कोई इन्होंने सवाल उठाया है मेहजबी ने कि डिवोर्स देना और बिना डिवोर्स दिए छोड़ देना, छोड़े रखना, तो उसे क्या ये दोनों मान इक्वल लेना है? कि उसमें कहीं ना कहीं पर कोई ऐसी व्यवस्था है जो जानबूझकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को तोड़ने की कोशिश या कमजोर करने की कोशिश की जा रही हो। ये साजिश, ये मनसा, ये विकृति निकाली जानी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि हम सभी लोग जो टीवी डिबेट में हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, घरों में हीटेड डिबेट होता है। हीटेड डिबेट अगर वाइफ से या पति से अगर होता है तो एक मुकाम पर एक वहां तक बातें पहुंच जाती हैं जहां पर कई घरों में डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में भी तब्दील हो जाता है। लेकिन कानून की वजह से वैसे लोगों पर लगाम लगता है कि वो उस सीमा के बाद आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये ट्रिपल तलाक बिल के संदर्भ में महमूना और मेहजबी, क्या आपको सवाल का जवाब मिला? क्या आपको सवाल का जवाब मिला सतीश कुमार जी से कि डिवोर्स दे देना या बिना दिए छोड़े रखना दोनों इक्वल है? ये सवाल से बिल्कुल नहीं, मुझे तो जवाब तो मिला ही नहीं। जवाब तो कुछ और दे रहे हैं जिसका इस सवाल से कोई मतलब नहीं है।
कि अगर सवाल ये है कि इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी वाली कानून भी लाए। ये अनफेयर, एक के साथ आप फेयर करते, दूसरे के साथ आप उसको पूछ भी नहीं रहे, उसके काउंसलर का बाद प्रॉब्लम से नजर भी नहीं डाल रहे। काम है कि वो उनको समझाता, आपस में सुलह करवाता, ये नहीं कि 3 साल के लिए उसको डाल दिया और फिर बीवी बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। क्या गवर्नमेंट बिल में ये रूल लाएगी कि अगर कोई तलाक देता है और उसका हस्बैंड 3 साल के लिए जेल में जाता है तो उस औरत को गवर्नमेंट जॉब दी जाए, उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए? क्या ऐसा रूल लाएगी गवर्नमेंट? सतीश जी, अश्विनी जी जवाब आप दे रहे हैं इसलिए सवाल था जो इन लोगों का सवाल है। सतीश कुमार के जवाब से क्या कहना है कि जवाब नहीं मिल पा रहा है। 24 लाख औरतें हैं आपके मजहब की जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसकी हमदर्दी आपसे नहीं है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुनिए से हमदर्दी नहीं रखते। सुन तो लीजिए, जो बेचारी तलाक के लिए सड़ रही है। करना चाह रहा था, आपने मुझे पूरा करने नहीं दिया। सुनाइए भाई साहब, सुनिए तो जवाब, केवल सवाल जवाब सुनिए जी। जैसे अब्दुल लतीफ साहब उनके जवाब सुनते हैं फिर आपके पास आएंगे। जैसे 498 बेलेबल है, ऐसे ट्रिपल तलाक जी जी। सर जब 490 है तो 98 है तो इसकी जरूरत क्या थी? सवाल इसी बात को लेकर है। जब 498 है, ये जो सवाल उठा रही है महजबी या महबूबा, अगर 498 है ना फॉर ऑल द कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन, इसकी जरूरत क्या थी? उत्तर सुनना नहीं चाहते क्या? आप जरा उत्तर तो सुनिए ना। 2 मिनट आप सारे लोग सवाल करते जा रहे, उत्तर सुनना नहीं चाहते। सुन ही रहे हैं, क्या डिबेट कर रहे हैं आप? 5 साल से खामोश हो, 4 लोग सवाल कर रहे हैं, उत्तर आप सुनते नहीं। आप सुनाइए सुनाइए। हाँ सुनिए सुनिए पहले 490, जैसे 498 बेलेबल है वैसे ट्रिपल तलाक बेलेबल है। 498 कंपाउंडेबल है, ट्रिपल तलाक कंपाउंडेबल है। 498 में 3 साल सजा है, ट्रिपल तलाक में 3 साल सजा है। और ट्रिपल तलाक में एक स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है। स्पेशल प्रोविजन ये दिया हुआ है कि महिला को लगता है उसको गुजारा भत्ता की जरूरत है, ऑलरेडी सेक्शन 125 सीआरपीसी में प्रोविजन है। वो मजिस्ट्रेट को कह दे, साहब देखो ये हमारे साथ नाइंसाफी किया है, आप इसको भेज दो, लेकिन हमें अपने बच्चे पालने के लिए हमें कुछ गुजारा भत्ता दे दो। मजिस्ट्रेट के पास पावर है, जो उसकी जरूरत है, जो वहां रहती है, वहां के रहन सहन के हिसाब से कितना खर्चा पड़ेगा वो उसमें प्रोविजन है। मैं यही तो कह रहा हूं, कम से कम बहस करने आने के पहले कानून पढ़ के तो आते भैया। प्रोविजन है क्या? मैमूना करके चले आए, मैमूना क्या कौन पेमेंट करेगा? बीजेपी का विरोध करना, इसलिए विरोध करने चले आए। नहीं सर, मेरा डाउट क्लियर हो ही नहीं सकता है। मेरा डाउट क्लियर तब होता और बिना यकीन तब करती इससे, अगर ये कोई ऐसा बिल में लेकर आते जिसमें काउंसलिंग होती और बाकायदा शौहर को, बीवी को बैठाकर एक टाइम दिया जाता 6 महीने का, 3 महीने का, और उनको समझाया जाता जैसे कुरान में सूरह निसा में लिखा हुआ है कि अगर वो प्रोविजन भी है इसमें, घर के बुजुर्ग उन दोनों को बिठाकर समझाए, वो प्रोविजन भी है इसमें, टाइम दे, उनको आपस में मोहब्बत के लिए उनको समझाया जाए। ऐसा ही कानून में अगर आता तो हम ये करते। जी ठीक है, शकील साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा तो कुछ कानून में जी शकील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कानून में तो सीधे सजा सुना दी गई। अच्छा शकील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा नहीं सुन लीजिए, अरे मैं उसका जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो ये ट्रिपल तलाक बिल्कुल 0.1% में है। इस्लाम मज़हब में सुलह की गुंजाइश है, अलहदगी की गुंजाइश नहीं है। अलहदगी से खुदा नाराज होता है। तो जहां पूरी गुंजाइश है, इसमें पूरी की पूरी गुंजाइश है, थाने के लेवल पे गुंजाइश है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के यहां गुंजाइश है, और मान लीजिए कुछ दिनों के लिए अगर जेल में डाल दिया, उसके बावजूद अगर मियां बीवी मिल गए, फिर सुलह हो गई, वहां पे भी कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब यही होता है तो सुलह कैसे होगी? किसी भी स्तर पे वो एक बंदा जेल में अगर है मियां बीवी मिल तो सर कैसे सुलह हो जाएगी? आपकी बीवी आपको 3 साल के लिए जेल में डाल दे, आप जेल में निकलने के बाद बीवी का स्वागत करेंगे, बीवी से मोहब्बत करेंगे क्या आप? अरे मैं आपसे सवाल करती हूँ, यही तो दिक्कत, आपकी वाइफ आपको 3 साल के लिए जेल में डाल दे, किसी जुर्म में निकलने के बाद बीवी को आंखों में मोहब्बत करेंगे उसके साथ? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, एक छत के नीचे। मुझे तो नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको जवाब देता हूँ। आप एक महिला है, सतीश कुमार जी का क्या महजबीन आज ने एक सवाल किया है, सवाल के सतीश कुमार जी क्या तलाक दे देना या फिर क्या बिना तलाक दिए छोड़े रखना, ये दोनों इक्वल है या नहीं है? मैं जी भी अपना जवाब सुनिए। आप उस 3 तलाक के बाद हलाला पे बोलो ना, कितनी बेशर्म प्रथा है, एक वेश्यावृत्ति जैसी प्रथा है। सर यहाँ पे बात उसकी अभी नहीं पहुंची है, वहां उसकी बात पहुंची है।
से कहां भड़का दिया? देखिए टॉपिक कहां इन्होंने डाइवर्ट कर दिया टॉपिक। जब बस जब ये तलाक बंद होगा तो हलाला भी बंद होगा। होगा तो हलाला भी बंद हो जाएगा। आप गलत अर्थ हमको होना जब चाहिए। ये तलाक बंद होगा तो हलाला भी बंद हो जाएगा। आप तो गलत अर्थ ले रहे हैं। वो भी बंद हो जाएगी। जी लतीफ साहब बोलिए। मैं यही कह रहा हूं आप गलत अर्थ ले रहे हैं। आप जानते नहीं हलाला क्या होता है। ये जो हलाला हलाला का मतलब आप जानते नहीं हलाला क्या होता है। उसको आप जानते नहीं आप हलाला क्या होता है। पेपर निकलता है बिना शादी अरे हलाला क्या होता है। हलाला की सूरत बिगाड़ के बात करते हैं आप। हलाला का मतलब ये नहीं है। हलाला का मतलब गलत है। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। अगर कोई आदमी किसी चीज को गलत इस्तेमाल कर रहा है उसकी गलती है। हलाला इजाजत नहीं देता। कभी वो मौलवी गलत है। आप उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ऐसा हलाला नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। अरे ये हलाला ऐसा नहीं होता है। ये गलत है। मैं जानना चाहता हूं आप कह रहे हैं आवाज़ हमारी मिल पा रही है। आप हलाला को समझते नहीं है। हलाला क्या होता है आप जानते नहीं है। गलत पेश करते हैं आप। वहां तक बात ही अभी नहीं पहले आप हलाला के बारे में जानिए कि हलाला क्या होता है। एक सवाल है कि जब इक्वालिटी की उनकी बात हो नॉलेज रही उसी में लो है क्या अगर कि समाज उनको में यही रहने पता वाला क्या कोई है, शख्स हमारे तलाक दे हलाला देता है का बीवी को मतलब छोड़ देता है दिया। और दूसरा इसको अक्सर छोड़ा छोड़ना तलाक तलाक दिया, छोड़े तलाक रखता है। दिया, क्या ये तलाक इक्वालिटी के दायरे में है या तलाक नहीं है? तलाक सवाल कभी सीधा सा मौलवी हलाला है। कर ये रहा जो है, सवाल क्या उठा रही है महजबी उसका जवाब चाहिए उन्हें। जवाब नहीं इनके पास इसका। जी अरे मुझे जवाब देना ये हलाला। अरे ये अकेले जवाब देने का आप उसका जवाब दीजिए ना पहले। ये अश्विनी जी, बीजेपी के आप उस जवाब के सवाल में सवाल उठा रहे हैं, जवाब दे दीजिए अगर वो पूछ रही है तो। किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। ये तो डिबेट सही तरीके से चलने नहीं दे रहे हैं। ये आपके पास सर जवाब ही नहीं है, इसीलिए आप दूसरा टॉपिक अश्विनी जी प्लीज अश्विनी जी प्लीज थोड़ा दूसरों को मौका दीजिए बोलने का। निकलती जी दूसरे को शकील साहब बोलिए। आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे लगता है सतीश जी को तो हमारी आवाज ही नहीं मिल पा रही है। शकील साहब बोलिए। जब तक शकील साहब बोलिए। इनको जब तक आप चुप नहीं कराएंगे क्या होगा। ये बिल आगे है। देखिए जिस तरह से इनकी नियत, ये बीजेपी के प्रवक्ता की नियत इस डिबेट में क्लियर हो गई कि ये किसी खास समाज को बेइज्जत करने के लिए हर कुछ बोलने को तैयार है। किस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप हलाला पे बैन चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि बीजेपी आप हलाला के ऊपर अपना क्लियर करिए पहले। ईमानदारी से नहीं लाए हैं। ये मुस्लिम सोसाइटी के औरतों के हुकूक की मुहाफ़ज़त के लिए नहीं लाए हैं। ये आप लाए हैं खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, वोटर बैंक को ये बताने के लिए, देश में कम्युनलिज्म फैलाने के लिए। और इसलिए कोशिश के इलेक्शन आने वाले हैं, इसीलिए इनको लेके इनको समझ में आ रहा है। और ये अपने हिंदू बहनों की मुहाफ़ज़त नहीं कर रहे हैं। ये बताए नहीं ये जो इनके बीजेपी के बताइए तरह से आप बताइए किया है। आपसे पूछ रहा हूँ आप बहुत ये बताओ अश्विनी जी अरे आप तो कानून के आदमी हैं, आप कानून से जवाब दे दीजिए। ऐसे लगातार आप शोर कर रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अश्विनी जी प्लीज आप किताबें दिख रही हैं आपके पीछे, बताइए। आप थोड़ा सुन भी लीजिए, महिलाएं हैं, सुनिए, उनको जवाब दीजिए, अपने तर्क से उनको जवाब दे दीजिए। आप लगातार चिल्लाते रहेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे, ये क्या है मतलब? प्लीज अश्विनी जी प्लीज लेट देम ऑल स्पीक। केवल ये लोग सवाल ही पूछेंगे क्या, जवाब नहीं देंगे क्या? नहीं आप जवाब, वो सवाल सिर्फ आपसे नहीं हो रहा है ना, वो सवाल सतीश कुमार जी से भी कर रहे हैं, उनको भी जवाब देने दीजिए। काफी देर से उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला। बोलते जाएंगे, जो दिल में आया वो बोल